हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नए मज़ेदार वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस। इसमें हम पाचन तंत्र से संबंधित, समझ पर आधारित जो प्रश्न आ रहे हैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड, उनको भी करेंगे। और भी ऐसे एक्ट हो गए, तो इन सारों के हम आज मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप पे ए बन रहे हैं क्वेश्चन, तो आप समझ लेना कि एग्ज़ाम में आप पे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। इससे आपके कम से कम से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला सुपरवाइज़र की रिपोर्टिंग मुख्य रूप से किसके प्रति होती है। क्या बोला इसमें, रिपोर्टिंग मुख्य रूप से किसके प्रति होती है। पहला है जिला कलेक्टर, दूसरा है CDPO, तीसरा है पंचायत समिति एंड लास्ट है केवल राज्य सरकार। बताइए, जो महिला सुपरवाइज़र होती है वो अपनी रिपोर्टिंग किसको देती है। तो ऑप्शन बी CDPO। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई महिला पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, तो महिला सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए। पहला है, उसे लाभ से वंचित कर देना चाहिए क्योंकि दस्तावेज ज़रूरी हैं। दूसरा है, महिलाओं को सही जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। तीसरा है, CDPO से अनुमति लेकर लाभ देना चाहिए। एंड लास्ट है, महिलाओं को स्वयं कहीं और जाने की सलाह देनी चाहिए। तो बताइए, अगर आप सुपरवाइज़र होते तो आप क्या करते। सारे समझ पर आधारित हैं, इससे आपको आपका कॉमन सेंस पता चलेगा कि आप कितना अपना कॉमन सेंस का यूज कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन बी, महिलाओं को सही जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला सुपरवाइज़र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है, केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी करना। दूसरा है, केवल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तीसरा है, केवल सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना। लास्ट है, सभी सेवाओं की निगरानी, मूल्यांकन और लाभार्थियों तक योजनाओं की सही पहुंच सुनिश्चित करना। तो बताइए, महिला सुपरवाइज़र का क्या उद्देश्य होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी, सभी सेवाओं की निगरानी, मूल्यांकन, लाभार्थियों तक योजनाओं की सही पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, यदि एक महिला सुपरवाइज़र को कार्य क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के पोषण के स्तर की निगरानी करनी है, तो उसे किस योजना के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पहला है, केवल ICDS योजना। दूसरा है, केवल पोषण अभियान। तीसरा है, केवल मातृ वंदना योजना। लास्ट है, यह स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि महिला गर्भवती है या धात्री महिला है और बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है या अधिक। तो बताइए, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि एक महिला सुपरवाइज़र को कार्य क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की निगरानी करनी है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन डी। इस स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि महिला गर्भवती है, धात्री है और बच्चे की आयु 6 वर्ष से क्या है, कम या अधिक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक महिला सुपरवाइज़र को अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करवाना है कि पूरक पोषण सही ढंग से वितरित हो, उसे किस स्तर तक इसकी निगरानी करनी चाहिए? पहला है केवल अपने कार्यालय से जानकारी प्राप्त करके। दूसरा है केवल लाभार्थियों से फीडबैक लेकर। तीसरा है केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट देखकर। लास्ट है लाभार्थियों की स्थिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और मौके पर निरीक्षण करके। तो बताइए सही आंसर क्या होने वाला है? क्या होगा? ऑप्शन डी, लाभार्थियों की स्थिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और मौके पर निरीक्षण करके। अगला प्रश्न है, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरक पोषण सही ढंग से वितरित नहीं कर रही है तो महिला सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? पहला है सीधा CDPO को रिपोर्ट देना चाहिए। दूसरा, पहले स्थिति की पुष्टि कर आंगनबाड़ियों को सुधार का मौका देना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा है लाभार्थी को सूचित कर देना चाहिए कि वह शिकायत करें। लास्ट है अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि यह मामला उसके क्षेत्र में नहीं आता है। तो बताइए अगर आंगनबाड़ी पूरक पोषण का सही से वितरण नहीं कर रही है तो एक महिला सुपरवाइजर क्या करेगी? क्या करेगी? ऑप्शन बी, पहली स्थिति की पुष्टि कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुधार का मौका देना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है तो महिला सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? पहला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दंडित करना चाहिए। दूसरा है इसका कारण पता कर समुदाय से संवाद कर सुधार के उपाय करने चाहिए। तीसरा है इस मामले को पंचायत के हवाले कर देना चाहिए। लास्ट है इसे अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि यह उसका कार्य नहीं है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, इसका कारण पता कर समुदाय से संवाद कर सुधार के उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक महिला सुपरवाइजर को संदेह हो गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी रिपोर्ट में गलत जानकारी दे रही है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर सीधा आरोप लगा देना चाहिए। दूसरा है खुद मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए। थर्ड है इस मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। एंड लास्ट है CDPO को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अगर गलत जानकारी वो आपको दे रही है तो? क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, खुद मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और प्रमाण इकट्ठा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे के लिए दिए जा रहे पूरक पोषण कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? पहला है केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट देखकर। दूसरा है केवल बच्चों का वजन देखकर। तीसरा है लाभार्थी से फीडबैक लेकर
विश्लेषण कर और मौके पर निरीक्षण कर। लास्ट है CDPO को डेटा भेजकर और उनसे मूल्यांकन करने को कहकर। तो बताइए क्या करना चाहिए। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए। मैं 1 मिनट रुका हूँ, है ना। क्या होगा? ऑप्शन सी, लाभार्थी से फीडबैक लेकर रिपोर्ट का विश्लेषण कर और मौके पर निरीक्षण कर। अगला प्रश्न है, यदि महिला सुपरवाइजर को पता चले कि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने, ये हो गया है। अगला प्रश्न है, यदि महिला सुपरवाइजर के क्षेत्र में कोई गर्भवती महिला कुपोषण का शिकार है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला है, महिला को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पोषण लाभ देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है, केवल डॉक्टर को सूचित कर देना चाहिए। तीसरा है, यह मामला केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सौंप देना चाहिए। एंड लास्ट है, महिला को अस्पताल जाकर खुद से उपचार करने के लिए कह देना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, महिला को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पोषण लाभ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक महिला सुपरवाइजर को यह जानकारी मिले कि उसके क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता की कमी है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला है, सिर्फ CDPO को सूचित करना चाहिए। दूसरा है, स्वयं समुदाय के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, यह मामला पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग पर छोड़ देना चाहिए। एंड लास्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फटकार लगानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताइए। सारे कॉमन सेंस बेस्ड हैं। क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी, स्वयं समुदाय के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि महिला सुपरवाइजर को किसी लाभार्थी की शिकायत मिले कि उसे समय पर राशन नहीं मिला तो उसे क्या करना चाहिए। पहला है, सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा है, पहले मामले की जांच करनी चाहिए फिर समाधान निकालना चाहिए। अगला है, नेक्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन है, यह मामला CDPO को सौंपकर अपने स्तर पर कुछ नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है, लाभार्थी से कहना चाहिए कि वह खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करें। क्या करना चाहिए। ऑप्शन बी, पहले मामले की जांच करना चाहिए और फिर समाधान निकालना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला सुपरवाइजर को अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कितनी बार करना चाहिए। पहला है, केवल वार्षिक निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा है, केवल जब CDPO कहे तभी जाना चाहिए। थर्ड है, नियमित अंतराल पर खुद निरीक्षण करना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार बार बार जाना चाहिए। लास्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर ही भरोसा करना चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए।
ऑप्शन सी, नियमित अंतराल पर खुद निरीक्षण करना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार बार बार जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगली प्रश्न करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक आपने दहेज प्रथा अधिनियम की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये देख लेना। मैंने इसमें आपको सारा ट्रिक्स से महत्वपूर्ण धाराएं याद करा दी हैं। इसके अलावा भी 2-3 एक्ट की और मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप वो भी जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, इनसे क्वेश्चंस की जो मात्रा है वो ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपको ये टॉपिक्स करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला सुपरवाइज़र को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों का निरीक्षण करते समय किन किन प्राथमिक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? पहला है केवल दस्तावेज की जांच करना। दूसरा है केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर भरोसा करना। तीसरा है बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार, गुणवत्ता और अन्य सेवाओं की प्रभावशीलता की जांच करना। एंड लास्ट है केवल CDPO से मार्गदर्शन लेकर निरीक्षण करना। तो कौन कौन से प्राथमिक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन सी, मैं एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर भी आपको केवल वर्ड लिखा मिल जाए, समझ लेना वो आंसर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव आंसर को शो करता है ना। जैसे आपके पहले में केवल है, दूसरे में भी केवल है और थर्ड लास्ट वाले में भी क्या है, केवल है, तो ये आंसर नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन सी, बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार की गुणवत्ता और अन्य सेवाओं की प्रभावशीलता की जांच करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि महिला सुपरवाइज़र को संदेह हो गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण संबंधी रिपोर्ट में हेर फेर कर रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहला है बिना किसी जांच के कार्यकर्ता को सस्पेंड कर देना चाहिए। दूसरा है पहले जांच कर रिपोर्ट का सत्यापन करना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। तीसरा है इसे अनदेखा करना चाहिए क्योंकि यह कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। एंड लास्ट है सीधे उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, पहले जांच कर रिपोर्ट का सत्यापन करना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि महिला सुपरवाइज़र को किसी लाभार्थी की शिकायत मिले कि उसे समय पर सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, तुरंत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, पहले मामले की जांच कर सही समाधान निकालना चाहिए। तीसरा है CDPO को रिपोर्ट भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेनी चाहिए। लास्ट है लाभार्थी को खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, पहले मामले की जांच कर रही समाधान निकालना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें, उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है हर घर में LPG कनेक्शन मुफ्त देना। दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की महिलाओं को LPG कनेक्शन सब्सिडी के साथ देना।
तीसरा है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करना। लास्ट है एलपीजी सिलेंडर के दाम को स्थिर रखना। तो बताइए क्या है? ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन सब्सिडी के साथ देना। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का मुख्य लाभ क्या है? पहला है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन। तीसरा है केवल स्वरोजगार करने वालों के लिए आर्थिक सहायता। लास्ट है केवल महिला श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। तो बताइए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का मुख्य लाभ क्या है? क्या होगा? ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन देना चाहिए। अगला प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु की बालिका के लिए है? कौन सी सुकन्या समृद्धि योजना? पहला है केवल नवजात बच्ची के लिए है। दूसरा है 10 वर्ष तक की बालिका के लिए। तीसरा है 0 से 10 वर्ष की बालिका के लिए। एंड लास्ट है 0 से 18 वर्ष की सभी बालिका के लिए। तो बताइए सुकन्या समृद्धि योजना किस आयु वर्ग की महिला बालिकाओं के लिए है? तो किसके लिए है? ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। अगला प्रश्न है स्वाधार गृह योजना किन महिलाओं के लिए चलाई जाती है? पहला है केवल विधवा महिला के लिए। दूसरा है संकटग्रस्त और असहाय महिलाओं के पुनर्वास और देखभाल के लिए। तीसरा है केवल गरीब महिला को आवास सुविधा देने के लिए। एंड लास्ट है केवल तलाकशुदा महिलाओं के लिए। तो स्वाधार गृह योजना किन महिलाओं के लिए चलाई जाती है? तो ऑप्शन बी संकटग्रस्त और असहाय महिलाओं के पुनर्वास और देखभाल के लिए। अगला प्रश्न है रोटा वायरस वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? कौन सी रोटा वायरस वैक्सीन? पहला है खसरा। दूसरा है टेटनस। तीसरा है डायरिया। एंड लास्ट है डिप्थीरिया। तो बताइए रोटा वायरस वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? किसके लिए दी जाती है? ऑप्शन ए खसरा। कितनी बूंद दी जाती हैं? 5 बूंद। कितनी? 5 बूंद। कैसा? ओरल। कैसा दिया जाता है? ओरल। अगला प्रश्न है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन किससे बचाव के लिए दी जाती है? पहला है डेंगू। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। तीसरा है हेपेटाइटिस। एंड लास्ट है चिकन पॉक्स। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किससे बचाव के लिए दी जाती है? तो ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। अगला प्रश्न है भारत में बच्चों के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम UIP कौन सा टीका शामिल नहीं है? पहला है BCG। दूसरा है IPV। तीसरा है हेपेटाइटिस B। लास्ट है रेबीज वैक्सीन। तो बताइए कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन डी रेबीज वैक्सीन इसमें शामिल नहीं है। इसमें 12 वैक्सीन शामिल हैं। कब शुरू किया गया? 1985 में। BCG की खुराक कितनी दी जाती है?
अगर 1 माह से कम है तो 0.05 ml, और 1 माह से ज़्यादा का है तो 0.1 ml। है ना। और हेपेटाइटिस बी का 0.5 ml, और IPV वैक्सीन का 0.1 ml। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, TD वैक्सीनेशन के बाद कितने दिनों तक कोई समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? पहला 1 दिन, दूसरा है 7 दिन, तीसरा है 15 दिन, एंड लास्ट है 3 दिन। तो अगर आपको कितने दिन तक अगर समस्या होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऑप्शन बी 7 दिन। अगला प्रश्न है, जीका वायरस से बचाव के लिए किस प्रकार की वैक्सीनेशन या वैक्सीन देना चाहिए? पहला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, दूसरा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, तीसरा है फिलहाल कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, एंड लास्ट है पोलियो वैक्सीनेशन। तो बताइए कि जीका वायरस अगर किसी को हो जाता है, जीका बीमारी हो जाती है, तो कौन सा वैक्सीनेशन उसको दिया जाना चाहिए? ऑप्शन सी, फिलहाल कोई इसका वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को PCG वैक्सीन देने के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामान्य मानी जाती है? पहला है कोई प्रतिक्रिया नहीं, दूसरा है हल्का बुखार आना, तीसरा है रक्त स्त्राव होना, लास्ट है गंभीर दाने निकलना। तो क्या होता है अगर उसको BCG का जब टीका दिया जाता है तो कौन से सिम्टम्स हल्के आ जाते हैं? तो ऑप्शन बी, हल्का बुखार आना। अगला प्रश्न है, अगर कोई रोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दे और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ा दे तो वह कौन सा हो सकता है? पहला है HIV या एड्स, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है TB, एंड लास्ट है डेंगू। तो बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है? कौन सा ऑप्शन है? HIV या एड्स। इसका जो नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1992 में। कब? 1992 में। और समिति भारत में कब बनाई गई थी इसकी? 1986 में। कब? 1986 में। चलिए अगला प्रश्न है, टाइफाइड का रोगाणु साल्मोनेला टाइफी मानव शरीर में प्रवेश के बाद किस अंग में सबसे अधिक प्रभाव डालता है? आपको इसमें अंग बताना है कि किस अंग पर आपकी जो टाइफाइड है वो प्रभाव करता है। पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है आंत, लास्ट है यकृत। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आंत। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस नामक रोग मुख्य रूप से किस शारीरिक तंत्र को प्रभावित करता है? इसमें भी अंग बताना है कि जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है। पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है स्नायुविक तंत्र, और लास्ट है संचार तंत्र। क्या होगा? ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र। ये कहाँ पर होता है? फेफड़े में। कहाँ पे?
फेफड़ा में। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा उत्पादित किया जाता है? क्या? पित्त। पहला है आमाशय, दूसरा अग्नाशय, तीसरा है यकृत, एंड लास्ट है बड़ी आंत। क्या होने वाला है सही आंसर? तो ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? पहला है एड्रेनालिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है इंसुलिन, एंड लास्ट है ग्लूकागोन। तो बताइए अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? देखो पहला वाला तो आपका किससे होता है? अधिवक्र ग्रंथि। किससे? दूसरा आपका थायरॉक्सिन किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से। तो आंसर क्या है उसका? ऑप्शन सी इंसुलिन। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? किसका? बड़ी आंत का। पहला है प्रोटीन पचाना, दूसरा है वसा पचाना, तीसरा है जल और खनिज लवणों का अवशोषण, एंड लास्ट है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो बताइए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। क्या होगा? जल और खनिज लवणों का अवशोषण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है अमाइलेज, लास्ट है लाइपेज। क्या होगा सही आंसर इसका? ऑप्शन डी लाइपेज। यह कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? स्टार्च में। किस में? स्टार्च में। अगला प्रश्न है, गृहिणी या ड्यूरेनियम मतलब जो आपकी छोटी आंत होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, तो उसमें से एक आपका है कौन सा? गृहिणी में अग्नाशय से स्रावित होने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? किसके? प्रोटीन के पाचन में। पहला है अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज, लास्ट होगा माल्टोज या माल्टेज। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, आमाशय में उपस्थित श्लेष्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला है अम्ल का उत्पादन, दूसरा है आमाशय की दीवार को क्षति से बचाना, तीसरा है पाचन एंजाइम का निष्कासन, एंड लास्ट है जल का अवशोषण। तो बताइए आमाशय में उपस्थित श्लेष्मा का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? ऑप्शन बी आमाशय की दीवार को क्षति से बचाना। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी संक्रमण का सबसे सामान्य प्रसार माध्यम कौन सा है? मतलब आपको ये बताना है कि हेपेटाइटिस जो बी होता है वो किस माध्यम से फैलता है। पहला है दूषित पानी, दूसरा है संक्रमित रक्त, सुई और असुरक्षित यौन संबंध, तीसरा है खांसने
और छींकने से। एंड लास्ट है संक्रमित भोजन से। तो क्या होगा? ऑप्शन बी संक्रमित रक्त, सुई और असुरक्षित यौन संबंध। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए वायरस मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? अब आपको इसमें बताना है हेपेटाइटिस ए किस माध्यम से फैलता है। पहला है दूषित जल और भोजन, दूसरा है रक्त संक्रमण, तीसरा यौन संपर्क, लास्ट है वायु द्वारा। क्या होगा हेपेटाइटिस ए? दूषित जल और भोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध नहीं है? पहला है होटल में काम करना, दूसरा है खदानों में काम श्रम करना, तीसरा है पारिवारिक व्यवसाय में मदद करना, और लास्ट है पटाखा फैक्ट्री में कार्य करना। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन सी पारिवारिक व्यवसाय में मदद करना इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? किसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति? पहला है राष्ट्रपति करते हैं, दूसरा प्रधानमंत्री करते हैं, तीसरा केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, कि लास्ट राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कौन करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न करने से पहले एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने गर्भनाल का और आँखों का संक्रमण वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं और एग्ज़ाम में जो गर्भनाल का संक्रमण है इससे कई बार और कई प्रकार के कठिन क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कृषि सुधार, दूसरा है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, तीसरा है रक्षा अनुसंधान, लास्ट है पर्यावरण संरक्षण। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति में लार ग्रंथियों का कार्य बाधित हो जाए, किसका? लार ग्रंथियों का कार्य बाधित हो जाए तो किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम प्रभावित होगा? पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट लवण। बताइए क्या सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के पैराथायरॉयड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो किस तत्व का संतुलन सबसे अधिक प्रभावित होगा? पहला है लोहा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सोडियम, और लास्ट है ग्लूकोज। तो अगर पैराथायरॉयड ग्रंथि ही नहीं होगी या निकाल दोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? ऑप्शन बी कैल्शियम पर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्त्रावित कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के
संश्लेषण में सहायक है? किसके? ग्लूकोज के संश्लेषण में। पहला है एड्रेनालिन, दूसरा है कार्टिसोल, तीसरा है एल्डोस्टेरॉन एंड लास्ट है थायरॉक्सिन। तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के संश्लेषण में सहायक है और इसका स्त्रावण कौन करता है? अधिवक्र ग्रंथि करती है। क्या होगा? ऑप्शन बी कॉर्टिसोल। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है? पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है पीनियल ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि एंड लास्ट है अधिवक्र ग्रंथि। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की हड्डियों के विकास में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन एंड लास्ट है एड्रेनालिन। कौन सा होगा? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर में जल संतुलन और सोडियम संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है? पहला है अग्नाशय, दूसरा अधिवक्र ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि और लास्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि शरीर में जल और सोडियम संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी होगी? ऑप्शन बी अधिवक्र ग्रंथि। ये कहाँ होती है? आपकी किडनी में। कहाँ पे होती है? किडनी में। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जब तक